दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी की जब बात होती है तो वेस्ट बंगाल का नाम हमेशा टॉप लिस्ट में आता है। डेटा उठाकर देखो तो बंगाल इंडिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साउंड्स इम्प्रेसिव, राइट? लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा डिग डाइव करते हो तो आपको एक अजीब सा पैराडॉक्स समझ में आता है। एक तरफ स्टेट का टोटल जीडीपी इतना बड़ा है और दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम यानी आम आदमी की एवरेज कमाई के मामले में बंगाल नीचे से टॉप कर रहा है। आज की वीडियो में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ नंबर्स पे बात करेंगे कि रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी आप देखकर शॉक हो जाओगे। और ये भी देखेंगे कि ममता बनर्जी के रूल में 15 सालों में ऐसी क्या डिस्ट्रक्शन हो गई कि इकोनॉमी इतनी पूरी तरीके से तबाह हो गई। 1947 की अगर बात करूं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी से पूरे 23rd नंबर पे आ गए पर कैपिटा इनकम की अगर देखें तो। 15 साल की ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के बाद बंगाल आज कहां खड़ा है और क्यों यहाँ का यूथ स्टेट छोड़ कर जा रहा है। तो लेट्स डिकोड द बंगाल इकोनॉमी ट्रैप। सबसे पहले ये नंबर्स का गेम समझते हैं। बंगाल का जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम उसे टोटल करते हैं, टोटल पैसे को डिवाइड करते हैं 10 करोड़ लोगों में, तो बंगाल पूरी तरीके से 23rd रैंक पे पहुंच जाता है पूरे इंडिया में। मतलब एक एवरेज बंगाली आज उड़ीसा या फिर राजस्थान के रेसिडेंट से भी बहुत कम कमा रहा है। काफी क्रिटिक्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने टोटल जीडीपी के पीछे भागते हुए इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब बात करें तो डोल इकोनॉमी की, कि बंगाल की गवर्नमेंट ने पूरा फोकस एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स पे कर रखा है। अब इन स्कीम्स को देखें, जैसे लखमीर बंदर या फिर कन्याश्री को देखें, तो रूरल एरिया में गरीबी तो कम करी है, लेकिन पैसा आ कहां से रहा है? उन लोगों को पैसा तो आप दे देते हो, पर उनको ये चीज नहीं सिखाते कि उनको पैसा कैसे कमाना चाहिए। और ये चीज लूप में चलती जाती है और पॉपुलेशन एक तरीके से ओवर डिपेंडेंट हो जाती है किसी एक गवर्नमेंट को उसको पैसे देने के लिए। बंगाल आज एक भयानक डेट ट्रैप में फंस चुका है। कर्जा इतना ज्यादा है स्टेट के ऊपर कि स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशियो देखे तो 38% के अराउंड आता है कुछ। और इसका मतलब भी समझाता हूँ थोड़ा, कि स्टेट जितना कमा रहा है उससे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। अब लोगों का सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी को 500 या 1000 रुपए देकर कि सर्वाइव तो करवा सकते हो, लेकिन उसे पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं ला सकते। किसी को रोजगार देना और उसको पैसे देना बहुत अलग बात होती है। पॉवर्टी लाइन से निकलने के लिए जॉब्स चाहिए, जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, और वही बंगाल की सबसे बड़ी दुखती नग है। 2011 में जो परिवर्तन हुआ था, जिसे ममता बनर्जी काफी प्राउडली कहती हैं कि एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट के दम पर टाटा नैनो के प्लांट को भगा दिया गया था, और ये ही सबसे ज्यादा एक नेगेटिव इमेज शो करता है बंगाल की इंडस्ट्री को। और पूरी तरीके से इमेज चली गई जो कि बना सकते थे, जिसके दम पर अपनी इकोनॉमी खड़ी कर सकते थे और लोगों को डेट ट्रैप से बाहर निकाल सकते थे। पिछले 15 सालों में जब तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात फॉर्च्यून 500 कंपनीज को इन्वाइट कर रहे हैं, बंगाल एंटी इंडस्ट्री इमेज को लेकर लड़ रहा है। यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अलाउ ही नहीं करा जाता है, इन्वेस्टर्स को डरा दिया जाता है। और रिजल्ट क्या हुआ है? बंगाल बन गया सर्विस और एग्रीकल्चर का स्टेट। यहाँ बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे एमएसएमईज हैं जो सैलरीज बहुत ही कम देते हैं, जो कि यूथ को बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं करती हैं। तो इसलिए परिवर्तन हो रहा है, यूथ छोड़ के जा रहा है यहाँ से। जब घर में काम नहीं मिलता तो इंसान बाहर जाता है, और आज बंगाल इंडिया का लेबर एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है पूरी तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 40 लाख लोग बंगाल छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाकर रह रहे हैं। और ये सिर्फ लेबर्स नहीं है, हमारे टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हम जिसे ब्रेन ड्रेन्स कहते हैं, वो लोग हैं ये। और ऊपर से रिक्रूटमेंट स्कैम्स की बात करें तो टीचर भर्ती से लेकर बाकी जॉब्स तक जब मेरिट की जगह करप्शन आ जाएगा तो यूथ का सिस्टम से भरोसा पूरी तरीके से उड़ जाएगा। इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। बंगाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जो एसेट बनाने में खर्च होता है, वो बहुत ही कम है। गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा सैलरीज, पेंशंस में, इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, डीप सी पोर्ट्स की बात करें तो पिछले डेकेड से काफी ज्यादा पीछे है बंगाल पूरे इंडिया में। कंक्लूजन में क्या निकल के आता है कि बंगाल गरीब नहीं है, बंगाल का मैनेजमेंट स्टैग्नेंट हो चुका है। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ही काफी नहीं है अगर वहाँ का यूथ ऑटो रिक्शा चलाने पर मजबूर है या फिर दूसरे स्टेट में मजदूरी कर रहा है। फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम वोट लेने के लिए तो बहुत सही है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकती हैं। बंगाल को एक नया विजन चाहिए जहाँ पर सोशल जस्टिस और कैपिटलिज्म साथ में चल सके। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार आने के बाद क्या बंगाल फिर से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन पाएगा? तो कमेंट करके जरूर बताना। सो जय श्री राम एंड जय हिंद।